First of all, good morning all of you. 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड में हम डिस्कवरी की जो टेबल शुरुआत में दी गई है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में हमने एक एक पॉइंट करके पिछले लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, कुछ पॉइंट समझा दिए थे, कुछ एक पॉइंट और आगे हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो उम्मीद है वो सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो बता सकते हैं। 11th क्लास बताओ जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी नया ज्वाइन किया है, जिन्होंने पीछे वाले लेक्चर मिस कर दिए हैं। तो बेटा एक काम करना, YouTube चैनल पे जाके आप सर्च कर लेना। तो बेटा ये जिसका माइक्रोफोन ऑन है एक बार ऑफ कर लीजिए, जिसका माइक्रोफोन ऑन है उसे ऑफ कर लीजिए और यहाँ पे देखिए ध्यान से। चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कुछ पॉइंट्स हमने बताए थे आपको, इससे आगे पॉइंट्स हम बताने वाले हैं। तो ये बताओ, लास्ट टॉपिक मैंने तुम्हें बताया था, पार्टिकल एक्सेलरेटर बता दिया था। पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में क्या बताया था आपको, बताओ। पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में बताया था, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को अपोजिट चार्ज दिखा के या फिर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के जरिए उसे एक्सेलरेट किया जा सकता है। एक्सेलरेट करने का मतलब है वेलोसिटी को बढ़ा देना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो इस वाले फार्मूले से पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जिसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जिसका मतलब हुआ कि एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटर किस काम में आता है, एनर्जी को इंक्रीज करने के काम में आता है। ये वाला पॉइंट आपको पहले बता दिया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रेडियो एंड टेलीविजन। ये बताओ रेडियो या टेलीविजन है, ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में बताइए आप। ये बताओ, अगर सपोज करो हम कोई न्यूज़ टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो न्यूज़ टेलीकास्ट करते टाइम क्या क्या प्रोसेस होगा वो बताइए। न्यूज़ टेलीकास्ट करने के लिए कोई एक सोर्स होगा या एंकर होगा जो उस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, इसके बाद उसे टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ये बताओ, जो सेंड कर रहे हैं वो तो है ट्रांसमीटर, इसके बाद जो रिसीव कर रहे हैं वो है रिसीवर। और ये बताओ, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो चैनल है जिसके अंदर सिग्नल चल के आते हैं उसे कम्युनिकेशन चैनल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन चैनल। और उससे क्या होता है, उसके अंदर सिग्नल चल के आते हैं। तो ये पूरा का प्रोसेस जो होता है, प्रोपेगेशन, ट्रांसमीटर और रिसीवर और कम्युनिकेशन चैनल, इन सबको मिला के ये पूरा सेटअप होता है कम्युनिकेशन का। तो जितने भी रेडियो या टेलीविजन का सेटअप है, इसमें पूरे में यही प्रोसेस अप्लाई होता है। तो पता चल गया, अगर रेडियो के सिग्नल भेजने हैं या फिर टेलीविजन के सिग्नल भेजने हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेलीकास्ट करना है, तो टेलीकास्ट में जो पूरा प्रोसेस यूज होता है जिसे कम्युनिकेशन कहा जाता है, ये किसकी वजह से होता है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना, ये सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो जाते हैं, जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। बताओ इतना समझ में आया या नहीं, बोलो बेटा, लाइन पे हो, ठीक है, ओके। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फोटोसेल। ये बताओ फोटोसेल होता है क्या है। फोटोसेल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का बना होता है, सीजीएम वगैरह का बना होता है। ये काम क्या करता है, ये एक डायोड होता है, पीएन डायोड होता है, स्पेशली सोलर सेल ये कह सकते हो आप। इस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने से ये उस लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर देते हैं। आप कह सकते हो फोटोसेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। बोलो इतना पता है या नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, और अच्छा ये बताओ, किसी मेटल सरफेस पर लाइट के पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का बाहर आ जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो भी सोलर सेल हैं ये कौन से लॉजिक पे वर्क करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करते हैं। इसमें होता क्या है, जब किसी मेटल सरफेस पे एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं और वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन के मूव करने का मतलब है करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट आता है न्यूक्लियर रिएक्टर।
न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है बताओ? न्यूक्लियर रिएक्टर आप ऐसे समझ सकते हो, ये बताओ 10th क्लास में आपने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ी थी, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी बताओ? बताइए कौन कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ी थी? एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा होगा, एक न्यूक्लियर फिशन पढ़ा होगा, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा 10th क्लास में? ठीक है, अच्छा ये बताओ न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताओ। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चलता है जिसमें हम यूरेनियम को ब्रेक कर उससे एनर्जी डेवलप करते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो एनर्जी डेवलप होगी ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी। वो जो रिएक्शन चलता है वो एटम बम वाला रिएक्शन ही है, लेकिन उस रिएक्शन को हम कंट्रोल करके रखते हैं। अगर बाई चांस वो किसी टाइप से अनकंट्रोल हो जाए तो वो एक तरह से बम का काम करेगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हेलो हेलो, हाँ मोनी, चल मैं डीजी ऐप का वो देता हूँ तेरे को पासवर्ड वगैरह, वो इंस्टॉल कर ले, उस पर सारा ऐप पड़ा हुआ है। ठीक है, रुक, डीजी ऐप, अरे मैं भेज दूंगा, अभी रुक जा थोड़ी देर, क्लास में हूँ मैं, क्लास से फ्री हो जाऊँ फिर उसके बाद सारा करवाता हूँ। ठीक है, चल बेटा आवाज आ रही है? हेलो, तो ये बताओ, मैंने तुम्हें बताया न्यूक्लियर रिएक्शन जो चल रहे होते हैं वो एक तरह से एटम बम का रिएक्शन ही है। वो जब तक कंट्रोल है तब तक बढ़िया है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो एटम बम की तरह ही फटेगा। वो एटम बम ही है, समझ सकते हो आप। अब ध्यान से सुनो, उस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं? उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं और रिएक्शन को कंट्रोल करके रखते हैं। ये बताओ रिएक्शन करवा क्यों रहे हैं? अब सिंपल सा है, उस रिएक्शन को करा के हम एनर्जी डेवलप कर रहे हैं। एनर्जी कौन सी? हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी डेवलप कर ली। उस हीट एनर्जी का करेंगे क्या? उस हीट एनर्जी से हम पानी को गर्म करेंगे, वाटर को हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा? उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। स्टीम बन गई। अब स्टीम बन गई, इससे क्या करोगे? जब स्टीम बन जाती है तो उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे। टरबाइन को रोटेट करके उससे एक डायनामा लगा होगा, वो डायनामा रोटेट करेगा और डायनामा के रोटेट करने से उसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब ये जो स्टीम बनाई थी पानी को गर्म करके, ये तो हम कोयले से भी बना सकते थे। कोयला जलाया, कोयले से हीट एनर्जी निकली, उससे पानी को स्टीम में बदला और उससे टरबाइन रोटेट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो कोयले वाले केस में जो प्रोसेस यूज होता है उसे थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें क्या बेनिफिट है? तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 किलोग्राम यूरेनियम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल सकती है। ये समझ लो 1 किलोग्राम यूरेनियम 1000 टन कोयले से जो एनर्जी डेवलप करेगा उसके बराबर होता है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। बोलो इतना सारा पॉइंट समझ में आया या नहीं? ठीक है, आगे पॉइंट देखो। अगला आता है फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर। फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर। फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर क्या होता है? ये मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा के ऊपर डिपेंड करता है। अब पहला पॉइंट आता है, ये बताओ प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा का मतलब समझने के लिए सबसे पहले ये बताइए, आपके पास कितनी मैटर की स्टेट है? मैटर कितनी स्टेट में मिलता है नॉर्मली? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट पड़ी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी एक स्टेट होती है जिसे प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? जब किसी मैटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट किया जाता है तो उसे हीट करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आइंस होते हैं ये ग्रेविटी का इफेक्ट इनके ऊपर नहीं होता, ये हवा में फ्री होकर तैरते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं लगेगी तो ये एक जगह पे नहीं बैठ पाएंगे और ये फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मा स्टेट है इसमें पार्टिकल फ्री होकर इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है, और इन पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता और ये आइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा का कॉन्फाइनमेंट मतलब उसे एक तरह से कंट्रोल करके उसे रिएक्शन को करवाना, ये प्रोसेस होता है। बोलो इतने पॉइंट समझ में आए? ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है ये बताओ। पहले तो माइक्रोस्कोप क्या होता है?
माइक्रोस्कोप हम छोटी चीज़ों को देखने के काम में यूज़ करते हैं, जैसे सेल का स्ट्रक्चर है, सेल कैसा, जो ब्लड सेल वगैरह है, या फिर कोई भी ओनियन पिल है उसका स्ट्रक्चर को देखने के लिए, इन सब को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अब ये बताओ, सपोज करो हमने एक प्रैक्टिकल किया था बायोलॉजी में, इसमें ओनियन पिल को देखना, उसमें उसके बाउंड्री वगैरह चेक करना, तो ये हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था, न्यूक्लियस वगैरह देखना। अच्छा, अब ये बताओ न्यूक्लियस बना किससे होता है? वो भी बहुत छोटे छोटे एटम से बना होता है। तो माइक्रोस्कोप न्यूक्लियस को तो देख पाता है लेकिन एटम वगैरह को नहीं देख पाता। तो फिर हम एटम वगैरह को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वेव थ्योरी का यूज़ करके, वेव नेचर को यूज़ करके हम एक पैटर्न ड्रा करते हैं और उससे एक इमेज क्रिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक वेव नेचर को यूज़ करके हम इमेज को क्रिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है, जैसे कि एटम। बोलो, इतना समझ में आया या नहीं? ये जो लेंस वाले माइक्रोस्कोप होते हैं ये सिर्फ सेल वगैरह के स्ट्रक्चर तक देख पाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उससे कई ज़्यादा गुना मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखने के काम में आता है। तो बताओ, इतना पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अगला पॉइंट आता है लेजर। लेजर, ये इसकी डेफिनेशन ही एक नंबर में पूछी जाती है, LASER, लेजर। बेटा, मेले में आपने लेजर को यूज किया होगा या फिर आपने देखी होगी लेजर। लेजर लाइट क्या होती है? एक पतली सी लाइट निकलती है जो बहुत डिस्टेंस तक जा सकती है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें होता क्या है? इसमें लाइट को बार बार रिफ्लेक्ट करके उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है, और जब वहाँ से जब इंटेंसिटी एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक ही पॉइंट से एक बीम निकलती है जिसे लेजर कहा जाता है। और ये बीम इतनी पावरफुल होती है कि ये काफ़ी डिस्टेंस तक जा सकती है, और कई लेजर इतनी खतरनाक होती है कि वो किसी भी मेटल शीट को मेल्ट कर सकती हैं या कट कर सकती हैं। तो लेजर बहुत ही पावरफुल होती है। ठीक है, वो अलग बात है जो तुम खेलने में यूज करते हो, वो वाली लेजर की इंटेंसिटी कम है, लेकिन उसे भी आंखों पे डालना नहीं चाहिए क्योंकि आंखों का रेटिना खराब हो सकता है उस लेजर से। उस पे लेजर पे लिखा भी रहता है कि डायरेक्ट ना देखें इस लाइट को, इससे आंखों को डैमेज, मतलब आंखें डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंटेंसिटी उनकी भी ज़्यादा होती है। तो बताओ, लेजर के बारे में पता चला या नहीं और किस टाइप से यूज़ करते हैं, वो सारा पॉइंट पता चल गया। इसमें जो कंस्ट्रक्शन होती है वो अपने सिलेबस में नहीं है, 11th-12th में नहीं आती, हायर क्लास में मिलती है। लेजर कैसे बनाया जाता है, वो वर्क कैसे करता है, वो हायर क्लास में मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लेजर का यूज है। इसका एक और बता देते हैं, इसे वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। वेपन की तरह कैसे, ये बताओ। आजकल कई कंट्री हैं अलग अलग मिसाइलें वगैरह बना रहे हैं। मिसाइल की भी अगर फायर किया जाता है तो मिसाइल की भी एक स्पीड होती है और एक लिमिटेड डिस्टेंस है कि इतनी डिस्टेंस तक ये जा पाएगी। अगर सपोज करो आपके कंट्री पे कोई मिसाइल से अटैक करता है और आपके पास लेजर डिफाइन सिस्टम है, तो लेजर क्या है? लाइट है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे फास्ट तो कुछ है ही नहीं। तो लेजर को उस मिसाइल पे फोकस करो और ये उस मिसाइल को 20 रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये बहुत ही पावरफुल होती है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और इसे एक वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बताओ, इतने सारे पॉइंट समझ में आए या नहीं? आगे सभी को इसकी स्टेटमेंट याद रखना, एक नंबर में स्टेटमेंट पूछी जाएगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बुक के अंदर लिखा हुआ है, टेबल में मिल जाएगा, ये याद कर लेना। बोलो, इतना आगे समझ में सभी को? ठीक है, अगला पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्यूटर्स। ये बताओ, जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप तुम यूज करते हो या कंप्यूटर यूज करते हो, कंप्यूटर को कैलकुलेशन, जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मेमोरी में डालना, ये सब कैसे करता है? इसका प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, वो प्रोग्राम होते हैं, लेकिन प्रोग्राम उससे वर्क कैसे कराते हैं, उसके मतलब कितने डिजिट को वो पहचानता है, ये बताओ। क्या कंप्यूटर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको पढ़ पाता है वो?
बताना। इसे नहीं पढ़ पाता, वो जितनी भी कैलकुलेशन करेगा बाइनरी नंबर में करेगा। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का मतलब क्या है? बाइनरी नंबर का मतलब है सिर्फ 2 ही डिजिट है, 0 और 1। बोलो इतना पता है या नहीं? इसे पता है? इतना पता है आपको? ठीक है। 0 और 1 का मतलब क्या है? 0 1 का मतलब है कोई भी ऐसी दो कंडीशन जो आप 0 1 के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो। जैसे 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। 0 का मतलब है लो लेवल, इसका मतलब है हाई। ठीक है। इसके बाद 0 का मतलब फेल, 1 का मतलब पास। तो इस टाइप से कोई भी दो कंडीशन जो इन टर्म में हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारा का सारा 0 1 के टर्म में चलता है। ठीक है। कंडीशन को हम 0 1 के टर्म में लिख सकते हैं। बुलन अलजेब्रा जब आपको पढ़ाया जाएगा तब उसमें बताया जाएगा कि कंडीशन को किस टाइप से डिवाइड करते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है जितनी भी कैलकुलेशन होंगी वो 0 1 के टर्म में होंगी। नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। इसके अलावा और कौन से नंबर सिस्टम होते हैं? ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें 8 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये 8 डिजिट होते हैं। ऑक्टल के बाद आता है डेसिमल। डेसिमल में डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतने डिजिट हो गए। फिर है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में 16 डिजिट होते हैं। हेक्सागोनल में 16 कैसे हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A B C D E F काउंट करके देखो 16 हो जाएंगे। तो ये नंबर सिस्टम होते हैं, इन्हें आपस में कन्वर्ट करना ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे। तो फिलहाल ये बताओ, नंबर सिस्टम भी 4 टाइप के होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं? इन्हें आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कंप्यूटर जो होते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में वर्क करते हैं। बोलो इतना समझ में आ गया आपको सभी को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। इसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बताओ, मैग्नेट कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, ये बताइए। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कब पढ़ा था? 6th क्लास में या 7th में इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ा हुआ है। बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाओगे? बोलो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का क्या प्रोसीजर होता है वो बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना आपको एक वीडियो मैंने डाल रखा है, वो देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है और किस टाइप से बिहेव करती है। ठीक है। इसमें होता क्या है, एक ये सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया है। अब उसमें जब करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता जाएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा देंगे तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखना है। अब इसमें है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करोगे, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, एक तो करंट हमें फ्लो करना है इसमें लार्ज अमाउंट में। दूसरी बात, इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 होना चाहिए कॉपर वायर का। तो आपको ये ध्यान रखना है हाई, अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा। अगर सपोज करो हम कोई सुपर कंडक्टर यूज करें, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। जब उन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है उन्हें सुपर कंडक्टर बोला जाता है, और ये जो फिनोमेना है ये बोला जाता है सुपर कंडक्टिविटी। तो अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए आपको सुपर कंडक्टर मटेरियल को यूज करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, बोलो बताओ, आए या नहीं समझ में? बेटा लाइन पे हो या नहीं? ठीक है। इसके बाद देखो, नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। यहां पर देखिए नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग क्या होती है। नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का मतलब है ऐसी कोटिंग जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है। इसमें ये पॉइंट है ऑप्टिकल इंटरफेरेंस। ऑप्टिकल इंटरफेरेंस क्या होता है?
इंटरफेरेंस का मतलब समझो। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो कोहेरेंट सोर्स सुपर इम्पोज करते हैं तो उसकी वजह से एक इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता है। कहने का मतलब ये है द फिनोमेना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपर इम्पोज ऑफ लाइट वेव। कहने का मतलब जब दो लाइट वेव एक दूसरे को कट करेंगी तो कहीं पर हमें लाइट मिलेगी और कहीं पर हमें लाइट नहीं मिलेगी। ये जो फिनोमेना है ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है और इसी वजह से ये नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म जनरेट की जाती है। ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म की हमें जरूरत क्या है? तो सुनो, एक बार बताऊं, सपोज करो ऐसे समझो, ये फाइटर प्लेन है। फाइटर प्लेन रडार की कैच में आ जाते हैं। इन्हें रडार की कैच में आने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक तो इन्हें बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास में उड़ाना पड़ता है। इससे क्या होगा? रडार इसे कैच नहीं कर पाएगा। दूसरा तरीका क्या है? एरोप्लेन की जो कट है उसे इस टाइप से डिजाइन किया जाता है कि अगर कोई रडार से सिग्नल भेजता है वो टकरा के वापस आएगा तभी वो डिटेक्ट हो पाएगा, तो वो उस सिग्नल को दूसरी डायरेक्शन में भेज देंगे, रडार की तरफ वापस नहीं आने देंगे। तो एक तरह से उसके डिजाइन की वजह से ऐसा होता है। तीसरा पॉइंट, उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग कर दो जो लाइट जैसे ही आएगी, जो वेव उससे टकरा रही है उसकी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर ले। अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट, मतलब जो सिग्नल है उसे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, डीटीएच के सिग्नल बारिश के टाइम में नहीं आते। क्यों नहीं आते? ये बताओ, बारिश की जो ड्रॉप है वो सिग्नल की एनर्जी को लेके अपने आप को पोलराइज कर लेती है। तो सिग्नल में से जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो आगे नहीं जा पाएंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बारिश के टाइम में डीटीएच के सिग्नल नहीं आते। ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं, ये बताओ, बोलो। आगे सभी को समझ में? बताइए। ठीक है, इसके बाद आते हैं जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जीएमआरटी, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये किस काम में आता है? ये कॉस्मिक रे, कॉस्मिक पल्स, एक बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की हाई एनर्जी बीम होती है जिसे कॉस्मिक बीम कहा जाता है या कॉस्मिक रे कहा जाता है, उसे डिटेक्ट करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है, इस काम में आता है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? हमारे जो बॉडी है इसके जो डीएनए होता है, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होता है? इसमें पूरा पैटर्न होता है नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसका कलर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। अगर सपोज करो हम उन्हें एक पर्टिकुलर बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस करना चाहते हैं, मतलब हम नहीं चाहते कि उन्हें ये बीमारी हो, उसके लिए हम डीएनए में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है वो किस में आती है? डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए में चेंज करना, ये सारी की सारी इसमें आती है। डीएनए को मॉडिफाई करना या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल सकते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के बारे में रिसर्च किया जाता है, डीएनए को किस टाइप से इम्प्रूव किया जा सकता है, किस टाइप से ये बिहेव करता है, किस टाइप से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करेगा, ये सारी की सारी डिटेल उसमें आ जाती है। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, इस पॉइंट में कुछ पूछ रहे हैं तो बताइए, बोलो। आ गई इतना समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? हम किसी भी एटम को एकदम से एनर्जी, जो हायर एनर्जी स्टेट में एकदम से ट्रैप करके उसे कूल डाउन कर देते हैं, उसी जगह पर फ्रीज कर देंगे और इस टाइप से उसे उसके पैटर्न को स्टडी किया जाएगा। तो ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें इस टाइप का स्टडी किया जाता है। तो ये अपने सिलेबस में आगे तक आपको कहीं पढ़ना नहीं होगा, बस इसके बारे में याद रखो कि ऐसा भी कुछ होता है। तो बताओ, इस टेबल के ऑलमोस्ट सारे के सारे डिस्कवरी के बारे में बता दिया गया है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है?